जब भी कैरियर की बात आती है तो लोग बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाना काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको नेम भी मिलता है, आपको फेम भी मिलता है। एक ऐसी जॉब है बैंकिंग सेक्टर में जो कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रखती है, आप बिल्कुल दिखते बहुत प्रोफेशनल हैं और कहीं ना कहीं आपका जो रहन सहन है वो लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है और साथ ही साथ अच्छा पैकेज भी आपको बैंक में मिल जाता है, काम भी आपको ठीक ठाक करना पड़ जाता है। तो एटलीस्ट लोग बैंक की तैयारी की तरफ काफ़ी अग्रसर होते हैं। तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में आपको, अगर आप पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप प्रोविजनरी ऑफिसर बन सकते हैं। तो हाय गाइज, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। इस डिस्कशन के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि आप बैंकिंग सेक्टर में किन किन जॉब्स को पा सकते हैं। तो कुछ जॉब जो बैंकिंग सेक्टर में बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, जो आईटी सेल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक डिग्री की नीड्स होती है। पर अगर हम यहाँ सामान्य बात करें तो दो प्रकार की जॉब जो है ज़्यादा पॉपुलर है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में दो जॉब जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एक तो है क्लर्क की और सेकेंड है पीओ। ठीक है, एक तो है क्लर्क की एंड सेकंड है पीओ। क्लर्क के लिए आपको पहली वीडियो हमने दे दी है और पीओ के लिए आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, क्लर्क से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक वीडियो दिखेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन दिखेगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज पीओ की अगर हम बात करें तो पीओ के लिए भी आपके पास जो मानक है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ मानक है पीओ के लिए। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पीओ, आप किन किन बैंकों में पीओ बन सकते हैं। तो यहाँ पर जितने बैंक हैं, ठीक है, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितने बैंक हैं, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद आपका आ जाता है कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनाइटेड बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इतने सारे बैंकों में आप प्रोविजनरी ऑफिसर अर्थात पीओ बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत आ रहा होगा कि यहाँ कहीं भी एसबीआई का नाम नहीं है। भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एसबीआई अपने पीओ के लिए खुद वैकेंसी ऑर्गेनाइज करवाती है, खुद एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है, हेल्ड करवाती है और फाइनली उसके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एसबीआई खुद डिज़ाइन करती है। तो यहाँ पर एसबीआई को छोड़ के बाकी जो बैंक्स हैं उनके लिए एक संस्था है आईबीपीएस, उनके द्वारा ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है और उस एग्ज़ाम के बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें उनके मेरिट वाइज बैंक जो है वो ऑफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए एटलीस्ट आपके पास डिग्री कितनी होनी चाहिए। तो आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। जब आप पीओ का फॉर्म फिलअप करते हैं, ग्रेजुएशन आपको उस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज से होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो ये आपको सबसे पहली यहाँ पर जो आपकी नीड है वो है, आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पर हम एज की बात कर लें, एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो एज क्राइटेरिया भी जो आपका होना चाहिए वो हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर। वो कम से कम आप 20 साल के होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो एटलीस्ट आपकी एज 20 साल कम से कम होना चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र जो है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 20 से 30 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके योग्य हैं। अगर यहाँ पर हम एज में डिस्काउंट की बात करें तो कैटेगरी वाइज कुछ लोगों को डिस्काउंट भी दिया गया है, जैसे कि जो लोग शेड्यूल कास्ट से हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब से हैं उनको 5 वर्ष की उम्र में छूट दी गई है। वहीं अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको 3 वर्ष की छूट दी गई है। और अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में अगर आप आते हैं तो आपको 10 ईयर का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाता है। इससे पहले अगर आप आर्मी में कोई जॉब करके रिटायर हो गए हैं या फिर आपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है तो भी आपको एक्स सर्विसमैन यहाँ बोला जाएगा और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पर एज में छूट मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं तो आपको 5 ईयर की यहाँ पर छूट मिलती है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में अगर आप अफेक्ट हुए हैं तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलती है। तो ये सारे डिस्काउंटेज जो हैं वो एज में विभिन्न कैटेगरीज को प्राप्त हैं। आगे देख लेते हैं हम कुछ चीज़ों।
को। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, अब हम सीधे सीधे इसके सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या कुछ है और आपको जो एग्ज़ाम देना उसका पैटर्न क्या है। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो 3 चीज़ पे आपका डिसाइड करता है। पहली बात तो आपका हो गया प्री, सेकंड आपका हो गया मेंस एंड थर्ड आपका होगा या इंटरव्यू। ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर जो प्री की बात करें तो ये केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है। क्वालिफाइंग प्रकृति का मतलब ये है कि ये इसकी जो मेरिट डिसाइड होती है वो केवल प्री के लिए डिसाइड होती है, उसके बाद प्री का मार्क जो है आगे जो ऐड नहीं किया जाता। और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस के मार्क और इंटरव्यू के मार्क के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और इसके बेसिस पे आप जॉब प्राप्त कर पाते हो। अगर यहाँ पर हम प्री की बात करें तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 3 सेक्शन से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर कंफर्ट लगाना होगा, ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कंफर्ट नहीं बल्कि एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपके पास कुल 30 प्रश्न होंगे और आपको जो मार्क डिसाइड किए गए हैं यहाँ पर 30 मार्क के लिए 30 प्रश्न होंगे और आपके पास जो समय होगा वो होगा केवल 20 मिनट। ठीक है, और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके पास 35 प्रश्न होंगे और 35 मार्क से होंगे और इसके लिए भी आपके पास जो समय डिसाइड है वो है 20 मिनट। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क के होंगे और 20 मिनट इसके लिए भी समय है। तो यहाँ पर अगर हम ऑल ओवर क्वेश्चन की बात कर ले प्री में तो आपको कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और जो आपके पास समय होगा वो 60 मिनट का समय होगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर मेरिट डिसाइड होगी और फिर आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा। गाइज, अगर एग्ज़ाम जो है वो कई दिन में होता है तो आपको बता दें कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में समाप्त हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर प्री के कट ऑफ को जो है वो उस मतलब प्री के कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में। तो मेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो यहाँ मेंस एग्जाम में थोड़ा सा सिलेबस आपका इससे डिफरेंट है। अगर यहाँ पर मेंस एग्जाम की देखें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एक साथ आपसे पूछा जाएगा और 45 क्वेश्चन इसके लिए होंगे, 60 अंकों के होंगे और 60 मिनट का आपके पास समय होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पार्ट इसका आता है वो आता है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि आप कह सकते हो जीए। और जीए आपका 35 मिनट के समय में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जो कि 40 अंकों के होते हैं। थर्ड आपका यहाँ पर सेक्शन होता है हिंदी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल 40 मिनट का आपके पास समय होता है और 40 अंक के भी ये होते हैं। जो आपका फोर्थ पार्ट आता है वो आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो वो भी आपको 35 प्रश्न यहाँ पर आएंगे और 60 अंकों के होंगे, जबकि आपके पास समय जो होगा वो 45 मिनट का होगा। तो आलू अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो आपसे कुल लगभग 155 प्रश्न पूछे जाएंगे। 155 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो कुल 200 अंकों के होंगे और आपके पास कुल समय होगा 3 घंटे। इसके बाद यहाँ पर एक और सेक्शन आता है वो आता है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको लेटर राइटिंग करना है और आपको एस्से भी लिखना है। इसके लिए आपको एक एस्से और एक लेटर राइटिंग करना है और आपके पास जो कुल अंक होंगे वो 25 अंक होंगे और आपके पास जो समय होगा वो 30 मिनट का समय होगा। गाइस, ये सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगी, लेकिन अगर इंग्लिश पेपर की बात करें तो ये केवल और केवल इंग्लिश में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर विशेष फोकस करनी है कि जो आपका मेंस एग्जाम है उसकी मेरिट कहीं ना कहीं आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी हाई अपनी मेरिट लेके जाना है। आपका अंक जो यहाँ पर काफ़ी अच्छा आना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। वो आपको लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ आप प्री का एग्ज़ाम देंगे वहीं आपका मेंस भी होगा। तो ये यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर जहाँ प्री का एग्ज़ाम आप देंगे वहीं आपका मेंस का होगा। तो आप उसी हिसाब से उस जगह का सिलेक्शन करें। और साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर जो आप स्कोर करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हाई जाता है। बैंकिंग सेक्टर में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। और आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर आपको रेगुलर एसटीज वगैरह देने पड़ते हैं। एसटी यानी स्पीड टेस्ट देना पड़ता है, अदरवाइज आप इतने क्वेश्चन जो है इतने कम समय में वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। रीजनिंग वगैरह जो है बहुत थोड़ा सा तार्किक आती है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय आपका कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजी इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपका मार्क ऑटोमेटिक यहाँ पर ग्रो हो जाता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें
की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, आप कितनों भी अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं, कितनी भी बार आप बैठ सकते हैं जब तक आपकी एज पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट जैसा कोई इशू नहीं है। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपके इन दोनों एग्जामों में, प्री और मेंस में, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और जो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए रखी गई है वो 0.25% रखी गई है। यानी अगर आप एक प्रश्न सही करते हो और 4 प्रश्न गलत करते हो तो आपका जो एक प्रश्न सही है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, वो गलत मान लिया जाएगा। तो ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको भी आपको ध्यान रख के अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू करना है। उसके बाद इंटरव्यू में यहाँ पर जो है, जब आप मेंस में सिलेक्शन पा जाते हो तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है उसके और मेंस के मार्क्स के आधार पर आगे आपका जो है वो सिलेक्शन होता है। अब सारी चीज़ें आपको समझ आ गई, तो अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें, आप जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्री और प्लस मेंस इन दोनों को साथ लेके चलना है। प्री और प्लस मेंस आपको साथ लेके चलना है, अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं हो पाएगी, आप अच्छा इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों को प्रिपरेशन जो है, इन दोनों का प्रिपरेशन काफ़ी, सिलेबस भी काफ़ी सेम है, बहुत कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ जो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें है उनके लिए थोड़ा सा आपको अधिक एफर्ट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ कर सकते हो। तो आप इनका जो है, इनकी तैयारी बिल्कुल साथ करिए, एक में अगर आप करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो प्री और मेंस का जो प्रिपरेशन है वो आपको एक साथ करना है। इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर ले लें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। इससे आपको क्वेश्चन की प्रकृति भी समझ में आएगी, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है और कितने समय में सॉल्व करना है उसकी एक हैबिट भी डेवलप होगी। साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है, तो इसके लिए मैं आपको बेहतर विकल्प ये बता सकता हूँ कि आप एसटीज़ होते हैं, यानी स्पीड टेस्ट होता है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। स्पीड टेस्ट ज्वाइन करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी स्पीड भी मेनटेन हो जाएगी, और इतने कम समय में, जो कि काफ़ी कम समय होता है यहाँ पर IBPS PO के लिए, तो आप इतने कम समय में क्वेश्चन को समझ भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे और आसानी से उसे सॉल्व भी कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें ST के माध्यम से कंप्लीट होती हैं। बाकी रही बात, अगर आपकी इन सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है तो आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हो, घर पे भी रह के कर सकते हो। अदरवाइज अगर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, आपको लगता है नहीं किसी गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो आप कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में सबसे पॉपुलर कोचिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा का नाम ज़्यादा फेमस है। मैं भी सुना हूँ, मेरा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस महिंद्रा में नहीं रहा है, तो आपको अगर इस कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप महिंद्रा में कर सकते हैं। और महिंद्रा का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच जो है वो लखनऊ का है, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वहाँ से आते हैं। बाकी अन्य ब्रांचों से उतनी अच्छी जो है सफलता का रेशियो नहीं है। तो आप अगर प्रयास करें कि लखनऊ में अगर आपका वहाँ पर जो महिंद्रा कोचिंग है वहाँ पर अगर आप कोचिंग कर पाएँ तो ठीक है। और वहाँ के लोग जो है फाइनली एक बार आपको पेमेंट करना पड़ता है, एक कार्ड इशू करते हैं, उसके हिसाब से आपको आगे उसमें प्रिपरेशन करनी होती है। कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप जाके कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको वहाँ पर ST वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ यानी कोचिंग करने के दौरान वहाँ आपको मिल जाएंगी। पूरा इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया इसके कोचिंग का और साथ ही साथ तैयारी का। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर इसमें आपको किसी अन्य चीज़ की कमी रह गई हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, उसको भी हम इसमें फिर आगे किसी और वीडियो में मर्ज करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इस वीडियो में और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो कि हम भूल गए हैं। अगर आपको लगता है तो आप ज़रूर बताएं, आपका अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।